नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग आज पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अगला पार्ट, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है मौलिक अधिकार और नागरिकता के बारे में भी पढ़ लिया। भाग 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज उसी कड़ी में हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे, जो कि भाग 4 में क्या वर्णित है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सब की चर्चा आज हम लोग विस्तृत रूप से करते हैं और इसी के अंतर्गत जो है आज हम शुरू कर रहे हैं इस क्लास को। देखिएगा, तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 2 पार्ट में बांटा है। एक है महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे सबसे पहले, और बाद में जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण क्या, हम पहले सभी अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो है फिर जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत क्या है। सबसे पहले क्या है कि ये किस भाग में स्थित है, तो ये है भाग 4 में स्थित है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। आपको ध्यान होगा कि हमने आपको बताया होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट है। और फिर 35 के बाद में 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये किस देश से आयातित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये होता क्या है कि राज्य को निर्देशित करने वाले बिंदु होते हैं कि राज्य अपने कार्य का संचालन कैसे करेगा, उनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा कराता है। कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन राज्य जो है इन सभी को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे जैसे राज्य सशक्त होता जाएगा इन पॉइंटों को जो है राज्य में अप्लाई करता जाएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट है, देखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि न्याय योग्य नहीं है ये, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब क्या हुआ कि अगर राज्य ये नागरिकों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है तो उसको लेकर के न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। हाँ, ये है कि जब भी राज्य सशक्त होगा वो नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा, इसके अंतर्गत जो वर्णित चीज़ें हैं, लेकिन फोर्सली नहीं है कि हाँ उसे अनिवार्य रूप से जो है लागू करवाना ही होगा। तो ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब ये उपलब्ध ना होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये किसकी बात करता है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। यानी समाज में सबको जो भी संसाधन उपलब्ध हो वो सबको समान रूप से उपलब्ध हो और सबको आगे बढ़ने का, आर्थिक रूप से सशक्त होने का समान अवसर प्राप्त हो। तो ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करता है। साथ ही ये कल्याणकारी, समाजवादी, गांधीवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी जो है ये, मतलब ये कल्याणकारी बात करता है, समाजवाद की बात करता है, कुछ इसमें गांधी जी के विचार भी अंतर्निहित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये किस प्रवृत्ति के हैं, कल्याणकारी हैं, समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं और अंतर्राष्ट्रीयतावादी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो हमें बताएंगे कौन सा अंतर्राष्ट्रीयतावादी है। फिर है अगला पॉइंट है इनकी प्रकृति सकारात्मक है। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट वाले में चर्चा की थी कि
उसकी जो फंडामेंटल राइट है वो उनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि वो राज्य को कुछ करने से मना करते हैं और ये राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब ऐसे तत्वों के बारे में इसमें चर्चा की गई है जो राज्यों को फ्यूचर में उपलब्ध करवाना है नागरिकों को। इसके लिए इसी के कारण इसकी प्रकृति क्या है? सकारात्मक है, जबकि फंडामेंटल राइट की प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। आगे हम देखें अनुच्छेद के अंतर्गत, तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 बेसिकली पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया, तो केवल राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णित किया गया है। फिर अगर हम अनुच्छेद 37 की बात करें, तो अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम अनुच्छेद 38 की बात करें, तो इसमें लिखा है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सभी को यानी सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध हो। अच्छा, इसके अंतर्गत भी 2-3 पॉइंट कहे गए हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा और सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध हो, इसमें ये बातें कही गई हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में उपस्थित जितने भी संसाधन हैं उनमें सभी का हक हो। जैसे कि हमने ये ऊपर चर्चा की है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करता है। तो ये पॉइंट बेसिकली अनुच्छेद 38 में ही लिख दिया गया है डायरेक्ट, जिसके ऊपर हमने चर्चा की है। न्याय योग नहीं है, ये अनुच्छेद 37 की बात कही गई है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, ये अनुच्छेद 38 की बात कही गई। तो ये अनुच्छेद 36, 37 जो है ये बेसिकली क्या राज्य को निर्देश करने वाले तत्वों में नहीं, क्योंकि 36 में परिभाषा बताई गई है और 37 में न्याय योग्य नहीं है। तो 38 से 51 के बीच में ही जितने तत्व हैं वो सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी वह सिद्धांत हैं जो राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी बात कही गई। अगर हम अनुच्छेद 39 में आए, तो 39 आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन नहीं दिया जाएगा, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ध्यान रहे कि ये डीपीएसपी में दिया गया है, मतलब अगर कोई राज्य ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसको लेकर के न्यायालय हम नहीं जा सकते हैं। राज्य ऐसा भी कर सकता है कि महिलाओं के लिए अलग मजदूरी डिसाइड कर दे और पुरुषों के लिए अलग जो है जो मजदूरी हो अलग डिसाइड कर सकता है। ये अनिवार्य रूप से नहीं है, राज्य चाहेगा तो लागू करेगा और चाहेगा तो नहीं लागू करेगा, लेकिन ये प्रावधान किया गया है कि आने वाले समय में राज्य ये करे, यानी राज्य को निर्देशित किया गया है संविधान के भाग 4 के द्वारा। आगे अगर हम देखें तो 39 में ही 39 का खा करके है, तो उसमें भी है कि निःशुल्क अगर मान लो कोई व्यक्ति है और जिसके जो क्या कह सकते हैं कि जो असमर्थ है, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था अपने पैसे से प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसको निःशुल्क कानूनी व्यवस्था भी प्राप्त करवाने का प्रावधान राज्य के द्वारा प्राप्त करवाया जाएगा। वो किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही इसको भी रखा गया है। लेकिन ये इतना डीप नहीं पूछा जाता है, जो बड़ी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी यूपीपीसी जैसी परीक्षा में इतना डीप पूछते हैं, वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी हमने चर्चा कर दी है। अनुच्छेद 40 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 बहुत बार पूछा गया, ग्राम पंचायतों का गठन। ये पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों यानी जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके पहले संविधान में ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका अनुच्छेद 40 हो गया। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या लिखा गया है, राज्य सभी को लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। लोक सहायता क्या मतलब है, तो लोक सहायता का मतलब है कि जैसे बेरोजगारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, विधवा अगर कोई है, तो उनको जो समाज में तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, तो वो सब
जो भी चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही करवाया जा रहा है, यानी उसी के बारे में अनुच्छेद 41 कहता है। अब ये सरकार बाध्य नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता देगी ही सभी को या विधवा पेंशन देगी ही, लेकिन अगर वो सक्षम है तो उसकी व्यवस्था कर सकता है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ये अनुच्छेद 41 में किया गया। अनुच्छेद 42 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, राज्य कार्य स्थल पर मानवोचित दशा का प्रबंध करवाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये इतना याद कर लीजिए। लेकिन एक पॉइंट और है कि जो ऐसी औरतें जो गर्भ धारण करती हैं उनको भी छुट्टी किसके तहत देने का प्रावधान किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 42 के तहत। तो ये आपका पॉइंट हो गया। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत क्या है, राज्य कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो छोटे छोटे ग्राम स्तर पर उद्योग होते हैं उनके विकास का प्रयास करेगा राज्य। अनुच्छेद 44 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मतलब अगर आप इसे नहीं याद करते, मतलब जब भी बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, ये कभी ना कभी आपसे भिड़ेगा ही, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो राज्य है गोवा। यानी गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 में अगर हम देखें तो क्या लिखा है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को की देखभाल के लिए जो है कि देखभाल, इसमें पहले जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसे उठा करके अनुच्छेद 21 काम में शामिल कर दिया गया और इसकी जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया गया, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए। आप देखते होंगे कि जैसे जो आंगनबाड़ी वगैरह का संचालन किया जा रहा है तो वो इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 46 अगर हम देखें तो राज्य SC/ST के उन्नयन का प्रयास करेगा, यानी राज्य जो है SC/ST को ध्यान में रख करके उनके विकास से संबंधित जो भी योजनाएं आवश्यक होंगी उनका निर्माण करेगा और उसका संचालन करेगा तथा उनका लाभ SC/ST तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 47 में क्या वर्णित किया गया, राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। अब जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मतलब कि अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य में जो नशाबंदी लागू कर सकता है, मतलब जैसे मद्यपान निषेध, जैसे बिहार राज्य में क्या है कि शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो वो किस आर्टिकल को ध्यान में रख के किया गया है, ये अनुच्छेद 47 को ध्यान में रख करके किया गया है। अच्छा, ये जो मनरेगा जैसी योजना चलाई जा रही है वो किसके अनुच्छेद के अंतर्गत ध्यान में रख के चलाई जा रही है, तो ये अनुच्छेद 47। ये पूछा गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध मनरेगा से है, तो वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। यानी राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करने वाले जितने भी तत्व होंगे उनको अनुच्छेद 47 में शामिल किया गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद 48 की तो इसमें कृषि से संबंधित बात की गई, मतलब आधुनिक कृषि करने के लिए प्रेरित करेगा किसानों को राज्य या उसकी व्यवस्था करवाएगा। तो जो भी बीजों पे सब्सिडी दी जाती है, खाद पे सब्सिडी दी जाती है, जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डालने पे ये जो भी सब्सिडी आते हैं हल वगैरह में या कैसे कृषि यंत्र पे, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, नहीं अनुच्छेद 48 के अंतर्गत शामिल किए गए। अनुच्छेद 48A भी है एक, ये पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, यानी राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा से को सुनिश्चित करवाएगा। तो 48A पर्यावरण से संबंधित है। बस इतना ही कोड वर्ड याद कर लेना, समझ में आ जाए। 48 में क्या है, वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के लिए प्रेरित करेगा। 48 में क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करवाएगा। अनुच्छेद 49 में क्या है, ऐतिहासिक धरोहरों एवं स्मारकों का संरक्षण करेगा, यानी सुनिश्चित करवाएगा। ध्यान दें, हमने पहले ही बताया कि ये बाध्य नहीं है, राज्य जैसे जैसे सशक्त होता जाएगा इन सभी बिंदुओं को लागू करता जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। आपके एग्जाम के लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 51 ये भी
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति में अभिवृद्धि। जैसे कि हमने ये बताया था ना, अंतरराष्ट्रीयतावादी भी है ये, तो वो उसका स्वरूप कहाँ दिखाई देता है? ये अनुच्छेद 51 में हमें ये दृष्टिगत होता है। तो इस प्रकार आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी पॉइंट थे उनको हमने पढ़ लिया है। और हम देखते हैं कि इसमें एक बार पुनः क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक मार्क करें कि आपको ये भूलना ही नहीं है, तो ये है भाग 4। भाग 4 में क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये नहीं भूलना है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, या ये कभी कहीं पे लिखा रहता वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। फिर सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर ये पूछा जा सकता अनुच्छेद आपका 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, फिर अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, तो और ये अनुच्छेद 45 भी कभी कभी पूछ लेता। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर इतना याद रहेगा तो समझ लीजिए आपका नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट है। तो इसी के तहत हम ये क्लास को संपन्न करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग जो है उसे सब्सक्राइब कर लें, तथा अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर करिए, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।